जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद लगातार घाटी में अमन और विकास लौटाने की कोशिश हो रही है और यह सब कुछ पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। पिछले 24 घंटों में कश्मीर में अलग अलग जगह हुई मुठभेड़ इसका इशारा करती है। ऐसे वक्त में जब घाटी विकास की तरफ लौटती दिख रही है, तब क्या वहां के कुछ नेताओं को यह बात पसंद नहीं आ रही? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए आंदोलन करने जा रही है। पहली नजर में इसमें कोई खामी नजर नहीं आती। भारत में आंदोलन कोई भी कर सकता है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन महबूबा ने आगे जो कहा वो कान खड़े करता है। दरअसल महबूबा आंदोलन के जरिए भारत पर दुनिया का दबाव डलवाकर अनुच्छेद 370 की वापसी चाहती है। तो सवाल उठता है कि आखिर महबूबा के प्लान के पीछे क्या है? यहाँ लोग बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। महबूबा मुफ्ती जी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद हटने से दो ही लोग डरे हुए हैं। दो ही लोगों की हालत 5 अगस्त 2019 के बाद से लगातार खराब है। पहला पाकिस्तान है और दूसरा वो नेता जिनकी सियासी जड़ों पर 370 हटाने का फैसला प्रहार साबित हुआ है। पहले बात पाकिस्तान की करते हैं, जो घबराहट में इस तरीके के कायराना हमलों को अंजाम दे रहा है, जिसने उसके किरदार को एक बार फिर बेपर्दा कर दिया है। ये सीसीटीवी तस्वीर श्रीनगर में हुए आतंकवादी हमले की है, जिसमें एक आतंकवादी अपने कपड़ों में AK-47 छिपा कर लाया और अचानक गोली चलाकर भाग निकला। यह हमला चंद सेकंडों में हुआ। आतंकी बाजार में आया और पुलिस वालों को पीठ पर गोली मारकर फरार हो गया। इस हमले में 2 पुलिस वाले शहीद हो गए। लेकिन यह हमला करने वाला आतंकवादी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये देखिए, आतंकवादी हमला करके जैसे ही पलटा, उसका चेहरा साफ देखा जा सकता है। यानी आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा। लेकिन पीठ पर गोली मारकर भागना ये बता रहा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को घाटी का अमन रास नहीं आ रहा। इस वक्त श्रीनगर शहर के बागात इलाके में हो और यहाँ पे अभी कुछ ही देर पहले एक हमला हुआ है। मिलिटेंटों ने जो है पुलिस के ऊपर हमला किया है, जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। पूरे इलाके को यहाँ पे घेर दिया गया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है तैनात है और कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पता लगाया जाए जो ये मिलिटेंट हैं, जो हमलावर हैं, वो यहाँ हमला करने के बाद किस तरफ भाग निकले हैं। राज्य की एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते महबूबा मुफ्ती का फर्ज है कि वो राज्य में ऐसा माहौल बनाए जिसमें आतंकवाद की कमर टूटे, ऐसे आतंकवादी हमले ना हो। लेकिन महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 370 के बहाने पाकिस्तान की भाषा में ही बात कर रही हैं। इस तरह से यहाँ लूटा गया, डाका डाला गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं हैं। यहाँ लोग बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। महबूबा जी को शायद पाकिस्तान परस्ती में ये सब कुछ न दिख रहा हो, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोली से मरने वाले कश्मीर के ही नौजवान हैं। जिस अंदाज में यह हमला हुआ, उसमें आम जनता की भी जान जा सकती थी। लेकिन महबूबा मुफ्ती का एजेंडा पाकिस्तान को बेनकाब करने से ज्यादा घाटी में सुरक्षा चक्र को कमजोर करने का ज्यादा नजर आ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब उसकी वजह सुनिए। तो हमने जो PDP का जो एजेंडा है कि मसले कश्मीर हल करना है और उसके साथ साथ जो हमारा खोया हुआ वकार है, 370 है, 35 है, उसको भी साथ साथ उसको बहाल करने के लिए एक जद्दोजहद शुरू करनी है पुरअमन तरीके से। जिस तरह दिल्ली में फार्मर्स हैं, पूरी दुनिया उनके साथ है, इसी तरह हमें भी एक पुरअमन जद्दोजहद करनी है। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने 370 की आड़ में तिरंगे का अपमान किया, जिस तरह दिल्ली में न जाने क्या क्या कहा, और अब वो भारत के संविधान से मिले अधिकारों का इस्तेमाल करके किसानों के आंदोलन का बहाना लेकर हिंदुस्तान को ही बदनाम करने की फिराक में है। 370 है, 35 है, उसको भी साथ साथ उसको बहाल करने के लिए एक जद्दोजहद शुरू करनी है पुरअमन तरीके से।
जिस तरह दिल्ली में फार्मर्स हैं, पूरी दुनिया उनके साथ है, इसी तरह हमें भी एक पुरअमन जदोजहद करनी है। सोचिए, महबूबा के इस कदम से कौन सबसे ज्यादा खुश होगा? क्या इस तरह की कोई भी कोशिश पाकिस्तान का ही काम आसान नहीं करेगी? लेकिन महबूबा को किसी की फिक्र नहीं है, उन कश्मीरी नौजवानों की भी नहीं जिनकी पीठ पर पाकिस्तान की शह पर गोली मारी गई। श्रीनगर से पहले बडगाम में भी आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें एसपीओ मोहम्मद अल्ताफ शहीद हो गए। देखिए, हर एक पुलिस पर्सन हो, सीएपीएफ को हो कि मीडिया वाला हो, चाहे टेररिस्ट हो, हर एक टैक्टिक्स अलग होता है। टैक्टिकली मैं मानता हूं कि साउंड है, उनका मॉडस ऑपरेंडी है कि इनिशियल फायरिंग करके भाग जाओ, लेकिन हर वक्त काम नहीं करेगा, अगले बार फंसेंगे। अगर महबूबा वाकई में घाटी के विकास की इच्छुक है, वो इस तरह के आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान को बेनकाब करे। लेकिन ये काम न तो महबूबा से होता है और न ही फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों से, जो गद्दी वापस पाने के लिए एक बार फिर जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर के लोगों को दिल से लगाइए और आपने उस रियासत को जो ताज थी हिंदुस्तान का, उसके टुकड़े किए। कश्मीर शांति और विकास के रास्ते में निकल चुका है। डीडीसी चुनाव इस बात की मिसाल है, जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान का रिकॉर्ड बना। जम्मू कश्मीर में वो हुआ जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। जम्मू के वाल्मीकि समाज के लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलना ऐसे ही बड़े बदलाव में शामिल है, जिसके फायदे के बारे में डीडीसी चुनाव में जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों ने विदेशी राजनीतिकों को बताया। आज अब विदेशी राजनीतिकों से मिले, क्या बातचीत हुई? I'm 26, मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया लोकल इलेक्शंस के लिए। वी आर वेरी थैंकफुल टू मोदी जी। और उन्होंने ये पूछा कि 35 और 370 हटने के बाद क्या आपको कैंपेनिंग में कोई मुश्किल आई? क्या लोगों ने ये इशू खड़ा किया कि पहले 35A और 370 धारा जो है वापस लाओ फिर वोट देंगे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सब ठीक था। जम्मू कश्मीर की भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राजनीतियों के कश्मीर आने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि केंद्र सरकार दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधर गए हैं, फिर राजनेताओं को आने की क्या जरूरत है। भारत के पार्लियामेंट के बाद भारत के जनमानस ने इस पे अपनी मोहर लगाई है। ये बात भारत का हर एक नागरिक और सबसे ज्यादा महबूबा मुफ्ती जी और हर एक कश्मीर केंद्रित पार्टी जानती है कि इसका वापस आना एक बिल्कुल एक नामुमकिन से भी अगर 4 कदम बिल्कुल नामुमकिन है। जम्मू कश्मीर में तेजी से बदलते हालात पाकिस्तान को रास नहीं आ रहे। वो न तो भारत को बदनाम कर पा रहा है और न ही उसके आतंकवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे पा रहे हैं। श्रीनगर में हुआ ये हमला इसी तरफ इशारा करता है, लेकिन अफसोस महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। महबूबा मुफ्ती शायद भूल गई हों, लेकिन उन्हें याद दिला दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 देश की संसद ने हटाया, जिसका फायदा वहां के आम लोगों को मिल रहा है। गृह मंत्रालय कहता है कि 370 हटने के बाद आतंकी हमले लगभग 64% घट गए। साल 2019 में 594 आतंकी हमलों की वारदातें हुई थी, जो साल भर में घटकर 244 हो गई। पत्थरबाजी के मामले भी 2009 से 327 हो गए। 370 हटने के बाद आतंकवादी भी ज्यादा मारे गए। साल 2019 में 157 आतंकी ढेर हुए और 2020 में 221 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों के हमले में भी इस दौरान 29.11% की कमी आई। अगर बात चुनाव की करें तो लोगों के रुझान में ऐसा माना जाता है कि इजाफा हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में लगभग 45% लोगों ने वोट दिया था, जबकि डीडीसी चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 51% हो गया। हाल ही में लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास होने के दौरान गृह मंत्री ने विपक्ष के इस सवाल का जवाब दिया कि 370 हटने के बाद क्या कुछ बदल गया। यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा, मुझे मौका दीजिए आपने जवाब देने का। मगर भाई 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा।
भाई बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और अब बात दिल्ली में मंदिर पर हो रही राजनीति की। आपको याद होगा, हमने 5 जनवरी को दस्तक में ही दिल्ली के चांदनी चौक पर एक पुराने मंदिर को हटाए जाने की खबर दिखाई थी। इसे लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई थी। 1.5 महीने की शांति के बाद रातों रात वहां फिर से मंदिर खड़ा हो गया, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह मंदिर आखिर बनवाया किसने। दिल्ली के चांदनी चौक में जिस मंदिर के बाहर ये नारे लग रहे हैं, वो कब बना कोई नहीं जानता। जिस मंदिर के बाहर बैठकर लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उसे किसने बनाया ये कोई नहीं जानता। और ये भी एक दोबारा चमत्कार हुआ है कि जब सुबह हम लोग यहाँ उठे तो हमने देखा कि हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे दोबारा है। जेपी भाई जी की आदेश गुप्ता जी ने हमने पूछा हमसे, तो हमने बताया हाँ जी लोग यहाँ कर रहे हैं। देश की राजधानी के बीचों बीच रात के अंधेरे में स्टील के इस मंदिर का ढांचा रखकर कौन चला गया, इसकी खबर न तो पुलिस को है और न ही इलाके में लगे सुरक्षा कैमरों को। ये बन गया, बाबा को यही स्थापित होना है, यही हो गए। अब इसमें क्या कहें, हम कुछ नहीं कह सकते। बाबा की जय जयकार हो रही है यहाँ पे। इस मंदिर के पुजारी बस इतना बताते हैं कि कुछ लोगों ने रात में काम किया और सुबह आरती के लिए उन्हें फोन आया। कुछ लोग आए जिन्होंने ये काम किया, समझे नहीं। हमें तो सुबह फोन किया कि आरती करनी है, आप आ जाओ। अदालत के आदेश पर 4 जनवरी को जिस मंदिर को हटाया गया था, वो रातों रात पुरानी जगह से कुछ मीटर दूर एक बार फिर खड़ा हो गया। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार जब मंदिर हटाया गया था, तब केजरीवाल के समर्थकों ने पहले प्रदर्शन किया और अब इस नए मंदिर के खड़े होने पर बीजेपी नेताओं का जमावड़ा है। चांदनी चौक में सरकार उस समय चाहती मंदिर को बचा सकती थी, लेकिन अब जो यहाँ की जनता ने, हमारे श्रद्धालुओं ने जो मंदिर की स्थापना की है, इसकी भव्यता और बढ़नी चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने मंदिर हटाया था। अगले ही दिन आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर प्रदर्शन किया, बीजेपी को घेरा, तो बीजेपी फौरन इसका दोष दिल्ली सरकार पर डाल दिया। बची कांग्रेस तो उसने दोनों को इसके लिए दोषी ठहराया। कुल मिलाकर सबकी कोशिश खुद को बड़ा हनुमान भक्त साबित कर वोट का लड्डू खाने की, जिसका प्रताप कुछ ऐसा है कि कोई भी मंदिर कैसे और कब बना, ये सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं कर रहा। देखिए, प्रभु राम, प्रभु हनुमान सबके हैं और मुझे पता चला कि वहाँ पे मंदिर बन गया है, तो मैं भी कल जाऊंगा, वहाँ पे पूजा पाठ करूंगा और वहाँ पे जाकर प्रभु राम का, प्रभु हनुमान जी की स्तुति करूंगा और वहाँ पे जाके पूजा पाठ करेंगे। आदेश के बाद ही इसको हटाया गया था, फिर ऐसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं होगी अगर इस तरीके से पूजा करेंगे जाके वहाँ पे, और बाकी चीजें तो टेक्निकल चीजें कोर्ट में देखें। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। ये अरविंद केजरीवाल ही थे जिन्होंने चुनाव में खुद को बीजेपी से बड़ा हनुमान भक्त बताया। मंदिर घूमे, भगवान का आशीर्वाद भी लिया। अब जब तस्वीर बदल चुकी है, तो बीजेपी केजरीवाल को मंदिर के दर्शन कर पश्चाताप करने को कह रही है। आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को भी यहाँ आमंत्रित करता हूँ। वो हनुमान जी के भक्त हैं, वो यहाँ आकर अपनी गलती का पश्चाताप करें। हनुमान जी की स्थापना हो गई है और हम इसको भव्य रूप देंगे। अगर मेयर एमसीडी के वहाँ जा रहे हैं और वो उसके सहमति में हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल के उस बयान का क्या हुआ कि एमसीडी तोड़वाई है। सब हनुमान भक्त है, राम भक्तों की जीत है। और आज मंदिर जी के
हनुमान जी के मंदिर की पुनर्स्थापना हुई है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर को दोबारा बनाने वाली मांग को खारिज किया था, लेकिन इसके बाद मंदिर की जगह से चंद मीटर दूर ये अस्थायी मंदिर रख दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि रातों रात ये सब किसने किया? कुमार कोणाल के साथ आनंद कुमार, दिल्ली, आज तक। सरकारी सिस्टम के छल से मुर्दे तक नहीं बच पाते। ताजा मामला झारखंड का है, जिसके गढ़वा में बरसों से मुर्दों के नाम पर राशन बांटा जा रहा है। सिर्फ गढ़वा जिले में ही अफसरों की नाक के नीचे लापरवाही के ऐसे 300 से ज्यादा केस आ गए। झारखंड का गढ़वा जिला, जिसके कलेक्ट्रेट दफ्तर में राशन कार्ड बनवाने के लिए सारा हंगामा हो रहा है। लोगों की शिकायत है कि बार बार आने पर भी उनके राशन कार्ड नहीं बनते। 3 साल हो गए, दौड़ते दौड़ते हम लोग थक गए, राशन कार्ड नहीं बन रहा है। हम लोग 2017 का ऑनलाइन कराया हुआ है, अभी तक नहीं बना है। 10 बार से ऊपर यहाँ से आके घूम के गए हैं। सवाल यह है कि झारखंड में गरीब राशन कार्ड के लिए सालों से दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? अगर ये लोग गरीब हैं, तो इनका राशन कार्ड बरसों की कोशिश के बाद भी क्यों नहीं बन रहा? इस सवाल का जवाब सरकारी भ्रष्टाचार है, जिसका एक बड़ा सबूत आज तक की पड़ताल में सामने आया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि झारखंड में एक तरफ जिंदा लोग दाने दाने के लिए भटक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुर्दा सरकारी राशन खा रहे हैं। झारखंड के गढ़वा जिले में सब हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत संतोष चंद्रवंशी है, जिनकी मौत के 4 साल बाद भी परिवार को उनके नाम से राशन मिल रहा है। कहाँ बड़ा अभी? डेट कर देना ना, कहाँ बड़ा? कब? 15 में। तो उसके नाम पर राशन कार्ड उठ रहा है। तो राशन कार्ड उठ रहा है, तो राशन कार्ड के उठने के जब हमको खाने के लिए कोई सरकार देगा, कोई भी देगा तो हम खाएंगे नहीं। संतोष चंद्रवंशी कहाँ है? डेट करके सर। कब? ये 2015 में। ये बताइए, आपके घर में कितने सदस्य हैं? मेरे 5 बच्चे हैं, एक तो। अब संतोष चंद्रवंशी के नाम पर उठा रहे हैं राशन? हाँ, तो सबको दे ही रहे, हम ले रहे हैं, हम लोग का दिक्कत है? कोई मना नहीं। हम लोग तो आश्रित देवे किए हैं, अपना पारिवारिक लाभ देवे किए, आश्रित देवे किए, सगरो मेरा गए किया, मृत्यु प्रमाण पत्र सगरो गए किया, तो मेरा में थोड़ी गलती है? सरकार की लापरवाही है। हाँ, तो कितना इनका उम्र है? गढ़वा पंचायत में अकेला मामला नहीं है। संतोष जैसे 318 मरे हुए लोगों के नाम पर सरकारी राशन की लूट हो रही है, क्योंकि जिन्हें मरे हुए लोगों का नाम राशन कार्ड से हटाना चाहिए था, वो धड़ल्ले से राशन बांट रहे हैं। काट के हम देंगे सर। हाँ, तो जब मशीन में निकल रहा है तो आप कैसे दीजिएगा? तो फिर हम ही ऊपर न क्लेम पर लग जाएगा। तो मतलब सरकार की लापरवाही है। हाँ, सरकार ने काटेगी, एमओ काटेंगे, एसडीओ काटेंगे, जिला काटेगी ना सर, हम लोग का पावर नहीं है। तो सुना आपने, गढ़वा में मुर्दों को सस्ता अनाज बाकी सरकारी राशन की दुकानों से भी मिल रहा है। अब सवाल ये है कि अफसर क्या कर रहे हैं, क्योंकि सही लोगों को राशन मिले इसकी जिम्मेदारी तो उनकी है, लेकिन जिनकी करतूत की जांच होनी चाहिए वही इस गड़बड़ी की जांच करवाने का भरोसा दे रहे हैं। पलजीकी पंचायत में इस राशन से संबंधित कुछ अनियमितता का शिकायत प्राप्त हुआ है। संबंधित अंचल अधिकारी को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में 35 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। अगर इसमें गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोगों को भी मिला ले तो झारखंड में कुल 57 लाख लोगों के पास राशन कार्ड है। जिन गरीबों के पास लाल कार्ड है उन्हें अंत्योदय और दूसरी योजना के तहत 35 किलो अनाज सस्ती दर पर मिलता है। गेहूं 2 रुपए और धान 3 रुपए प्रति किलो। लॉकडाउन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ भी गरीबों की आबादी में बड़े इजाफे की बुरी खबर सुना चुका है। ऐसे में अनाज के रूप में मिलने वाली ये मदद करोड़ों लोगों के जिंदा रहने की गारंटी है। फिर भी सरकार इसमें घोटाला रोकने में नाकाम रही और इस खुलासे पर कार्रवाई की शपथ खा रही है। पहली दफे शासन में सरकार में केस हुआ है राशन डीलर पर, लगभग 70 या 72 याद नहीं, अभी राशन कार्ड डीलर पर केस हुआ, FIR हुआ बाजार में। झारखंड में मुर्दों के नाम पर राशन बांटने का ये मामला बड़े भ्रष्टाचार से जुड़ा है। अफसरों पर फर्जी तरीके से राशन बांटकर अपनी जेब गर्म करने का आरोप लगता रहा है, जिसका खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम के ऐसे छेद उस तक सरकारी मदद का अनाज नहीं आने देते। कैमरामैन राकेश और गढ़वा से चंदन के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।
और अब भारत की सैन्य ताकत और कूटनीति की वो दस्तक जो चीन तक जरूर पहुंचेगी। जब चीन को एलएसी पर हद में रखने के लिए भारत मजबूती से डटा है, तो अमेरिका के साथ अपना सैन्य सहयोग भी बढ़ा रहा है। राजस्थान के बीकानेर में भारत और अमेरिका के सैनिकों ने साझा युद्धाभ्यास किया। इसमें आतंकी हमलों से लेकर बाहरी आक्रमण के खिलाफ एक दूसरे के अनुभवों से सीख हासिल की गई। साझा प्रहार, शत्रु करेगा हाहाकार। यह है भारत अमेरिका युद्धाभ्यास। सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के साझा अनुभव है ये। राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दुनिया के दो मजबूत लोकतंत्र की सेनाओं ने शांति के लिए पराक्रम की साझा तैयारी की। दशकों से आतंकवाद, उग्रवाद और अब विस्तारवाद के जख्म से भारत पीड़ित है। अमेरिका के भी अपने अनुभव है। ऐसे में जब दोनों देश अपने कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूत कर रहे हैं, तो सैन्य अनुभवों को बांटने की भी जरूरत है। The most important part is that both the countries are the biggest democracies. They are working on the same goals, same objective, peaceful, right? Peaceful places basically, right? So अगर आप देखें, इंडिया में भी डेमोक्रेसी is the emphasis और यूएस में भी डेमोक्रेसी को एम्फेसिस दिया जाता है। एंड इसी चीज का जो हम देख रहे हैं इंटरऑपरेबिलिटी के साथ, वो एक एग्जाम्पल बन सकता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, हाउ टू मेंटेन द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस विद द मिलिट्री एंड द पीस। साझा युद्धाभ्यास में आतंकवादी हमले का लाइव डेमो हुआ। आईईडी ड्रिल से लेकर युद्ध के दौरान ट्रॉमा मैनेजमेंट भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा था। It's been a great experience to have some shared understanding with the Indian Army, especially on the medical side. So we've been able to train together, see how we each operate from point of injury, how to triage, how we do our roles of care, moving from lower to higher echelons of care, how we do our medevacs, and just basically how to save lives on the battlefields. So it's been a great experience sharing that with our Indian Army counterparts. 240 अमेरिकी सैनिक और भारतीय सेना की 2 बटालियन इस वॉर गेम में शामिल हुए। एलएसी से लेकर एलओसी तक भारत अपनी सीमाओं की रक्षा तैयारी को और कैसे पुख्ता करे, अमेरिकी सेना के साथ इसका अनुभव हासिल किया गया। ये एक एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज है जो कि रियल टाइम सिनारियो में चल रही है। इंडियन और यूएस ट्रूप्स अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। चाहे इंडियन आर्मी हो जो कश्मीर में इस तरह के ऑपरेशंस करती है, वो अपने एक्सपीरियंस को यूएस आर्मी के साथ शेयर कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ यूएस आर्मी जिसका ऐसे ऑपरेशंस का बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो या इराक हो, उनको इंडियन ट्रूप्स के साथ शेयर कर रही है। भारत अमेरिका के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने वाली एक्सरसाइज ऐसे वक्त पर हुई जब चीन की चुनौतियों से निपटने की जरूरत भारत के लिए बड़ी है। तो उधर अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए अमेरिका भारत को अपने और करीब लाना चाहता है। अभिषेक भल्ला, बीकानेर, आज तक। भारत आतंकवाद से पीड़ित है और भारत को आतंक का जख्म देने वाला देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कारगुजारियों में चीन उसका साथ देता है। इसीलिए भारत अब काउंटर टेररिज्म की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिका जैसे देशों के साथ साझा युद्धाभ्यास कर रहा है। तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड अलायंस के जरिए चीन के खिलाफ कूटनीतिक मजबूती भी हासिल कर रहा है। 14 फरवरी 2019 की ये तस्वीरें भारत भूल नहीं सकता। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर हमला हुआ था। भारत के 40 जांबाजों ने जान गंवाई थी। फिर कोई दूसरा पुलवामा ना हो। आतंकी अगर ऐसी हिमाकत करने की कोशिश भी करें तो उससे निपटने का तरीका क्या हो?
इसे परखने के लिए राजस्थान के बीकानेर में भारत अमेरिका युद्धाभ्यास की ये एक अहम एक्सरसाइज थी। में मुझे मिला है टेररिस्ट भाग गया है, रिजर्व ग्रुप पीछा कर रहा है, ओवर। पुलवामा जैसे आतंकी हमले की परिस्थिति से निपटने वाली ये एक्सरसाइज सैन्य क्षमता परखने के मद्देनजर अहम थी। साथ ही इस युद्धाभ्यास से इस बात की तस्दीक भी हुई कि अमेरिका अब भारत का अहम सैन्य पार्टनर बन गया है। भारत और अमेरिका की आर्मीज के बीच युद्ध अभ्यास चल रहा है, जिसमें दोनों सेनाएं वॉर गेम्स कर रही हैं और ये रियल टाइम काउंटर टेरर ऑपरेशन की एक्सरसाइज इस वक्त चल रही है। दोनों ही देशों में जिस तरह की कोऑपरेशन चल रही है पिछले कुछ सालों में, उसकी एक मिसाल ये 6 राइफल है जो भारतीय सेना ने हाल ही में प्रोक्योर की है। 72,000 ऐसी राइफल्स आ चुकी हैं और आगे आने वाले दिनों में 72,000 ऐसी और राइफल्स जल्दी आएंगी। स्मॉल आर्म्स की जरूरत भारतीय सेना को बहुत ज्यादा है। जिस तरह के चैलेंजेस LAC और LOC पर दोनों इस वक्त भारतीय सेना के सामने हैं। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के साथ खुले मिले और एक दूसरे को समझ सके। युद्धाभ्यास का ये भी एक अहम पहलू था। युद्ध अभ्यास के दौरान भारतीय और US ट्रूप्स ने सारी रात इस ठंडे रेगिस्तान में बिताई है। रात को 2 बजे जो शुरू हुआ ऑपरेशन इस एक्सरसाइज के तहत अब खत्म होने को आ रहा है और हम देख सकते हैं कैसे ये सैनिक यहाँ पे रेडी टू ईट मील जो है खाना गरम कर रहे हैं और यहाँ पे इसको खा रहे हैं। साहब बता सकते हैं कि ये खाने में क्या क्या है और कितनी जल्दी आप लोग को ये मिल जाता है खाना? ये सर इस खाने में सबसे पहले तो पुलाव है और साथ में चपाती और परोंठा है और दाल मखनी है, टी का राशन है। तो हम इसे लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर हर उसमें ले सकते हैं और ये 5 मिनट में तैयार हो जाता है। बस पानी गर्म होने की देरी है, उसके बाद इसको खा सकते हैं गर्म करके। 5 मिनट में खाना तैयार हो जाता है। ये बहुत ही अहम एक चीज है इस ठंड के मौसम में, जब सैनिकों के लिए फूड पैकेट्स उनको दिए जाते हैं, उनको बस उसको गर्म करना है और खाना है। दोनों ही सेना के ट्रूप्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। भारत अमेरिका का यह सैन्य सहयोग जो ग्राउंड पर दिख रहा है, वही कूटनीति की टेबल पर भी नजर आ रहा है। गुरुवार को भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें चारों देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। Good evening, everyone. For Mr. Motegi, thank you so much for hosting us, the second meeting of the Quad Foreign Ministers. I personally appreciate your hospitality. I know my whole team does. चारों देशों का ये क्वाड अलायंस यानी ये चौकड़ी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की धमा चौकड़ी को रोकने के लिए शक्ति संतुलन के मद्देनजर बेहद अहम है। वैसे तो गठन के बाद सितंबर 2019 से चारों देशों की इस ग्रुपिंग की ये तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक थी, लेकिन भारत ने पहली बार इसे क्वाड कहकर संबोधित किया। भारत ने अपने बयान में कहा, तीसरा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग। The Indo-Pacific Oceans Initiative that we tabled at the East Asia Summit last year. यानी भारत ने यह संकेत दिया कि चीन के खिलाफ कूटनीतिक लड़ाई को भारत अब खुलकर लड़ेगा। बीकानेर से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। भारत अमेरिका 2 ऐसे महाबली हैं जिनकी साझा ताकत से चीन में खलबली मचनी तय है। ये चीन की चुनौती से निपटने की भारत की एक्स्ट्रा तैयारी है, लेकिन लद्दाख के पेंगोंग में भारत के अटल संकल्प के आगे ही चीन को अपनी हेकड़ी छोड़नी पड़ी। पेंगोंग में चीन की सेना पीछे हटी है, जबकि शनिवार को LOC के तनाव वाले दूसरे इलाकों में डिसएंगेजमेंट पर भारत और चीन के कोर कमांडर बातचीत करेंगे। भारत के मुकाबले चीन 5 गुना बड़ी आर्थिक ताकत है, लेकिन चीन को लद्दाख के पेंगोंग में झुकना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उसके सामने भारत की सैन्य शक्ति चट्टान की तरह खड़ी हो गई। और तो और चीन ने गलवान में अपनी हार भी एक तरह से स्वीकार कर ली है। 8 महीने बाद उसने मान लिया है कि गलवान में उसके 4 सैनिक मारे गए थे। चीन ने माना है कि गलवान में उसका रेजिमेंटल कमांडर
की फाबाओ मारा गया था। लेकिन चीन ने गलवान में अपनी मौत का पूरा सच अभी भी नहीं बताया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट्स और अनुमानों के मुताबिक उसके तकरीबन 40 सैनिकों की जान गई थी। चीन ने 8 महीने बाद ये तो माना कि उसके 4 सिपाही इस ऑपरेशन में मारे गए, लेकिन ये चीन का अर्ध सत्य है। एक हफ्ते पहले रूस की वायर एजेंसी तास ने यह कहा था कि चीन के 45 सिपाही गलवान घाटी में मारे गए थे। भारतीय सेना का भी यही अनुमान है कि चीन के 45 से 60 सिपाही गलवान घाटी के उस विश्वासघात में मारे गए थे, जिसमें भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू समेत 20 योद्धाओं ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन चीन की तरफ से 8 महीने बाद भी अर्ध सत्य ही सामने आ रहा है। चीन गलवान के अपने नुकसान का पूरा सच बताने से भले चेहरा छिपाता हो, लेकिन भारत के साथ बातचीत की टेबल पर बैठना अब उसकी मजबूरी है। शनिवार को चीनी नियंत्रण वाले इलाके मोल्डो में भारत और चीन के कोर कमांडर 10वें राउंड की सैन्य वार्ता करेंगे। इस सैन्य वार्ता में पेंगोंग के बाद एलएसी के तनाव वाले दूसरे इलाकों से डिसएंगेजमेंट की बात होगी। डोगरा, हॉट स्प्रिंग, देपसांग में चीन के पीछे हटने के रोड मैप पर भारत और चीन के बीच सीधी बातचीत होगी। विस्तारवाद की नीति पर चलने वाले चीन के कदम इस तरह पीछे होने शुरू होंगे, इसकी मिसाल दूसरी नहीं है। हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। हालांकि चीन को सैन्य और कूटनीति के मोर्चे पर घेरने वाला भारत उस पर भरोसा नहीं कर सकता। जब उसने गलवान पर अपने सैनिक की मौत स्वीकारी है, तो उसके सरकारी मीडिया ने गलवान घटना का एक वीडियो भी डाला है। ये एनिमेटेड वीडियो गलवान घटना को ऐसे पेश कर रहा है कि चीन पर हमला हुआ। वीडियो के पीछे चीन की मजबूरी हो सकती है, लेकिन दुनिया जान रही है कि पड़ोसियों के साथ चीन की नीयत क्या होती है। अमेरिका का बाइडेन प्रशासन भी उसे अपना सबसे बड़ा चैलेंज मानता है, इसीलिए भारत जैसे देशों के साथ वो सैन्य और कूटनीतिक सहयोग बढ़ा रहा है। लद्दाख से गौरव सावंत और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।